आज आप लोगों को संविधान में संसद के बारे में बताएंगे। तो इससे पहले हमने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति इन सभी को क्लासों में कवर किया है। लगभग अगर वीडियो आप देखेंगे या क्लास करेंगे तो आपको बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने बुक को ही पढ़ाया है। तो संसद लिख लेते हैं। संसद तो संसद हमारी भाग 5 अनुच्छेद भाग 5 का संविधान में भाग 5 कहाँ कितने अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 से 151 तक है। भाग 5 में अनुच्छेद भाग 5 कहाँ से कहाँ तक है? 52 से 151 तक। तो उसमें है संसद का उल्लेख किया गया है। हमारे संविधान में भाग 5 में संसद का उल्लेख किया गया है। तो संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अभी तक हम कार्यपालिका के बारे में पढ़ा रहे थे। अब आता है दूसरा अध्याय भाग 5 का ही, संसद। तो संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 में संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों और प्रक्रिया, विशेषाधिकारों व शक्तियों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो लिख लेते हैं इसको। संविधान के भाग 5 के अंतर्गत 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 अनुच्छेद 79 से 122 में संसद का संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 में संसद के गठन, संरचना, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार व शक्तियों आदि का वर्णन किया गया है। शक्तियों आदि का वर्णन किया गया है। तो संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 में संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार व शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। अब अनुच्छेद 79 देख लेते हैं। अनुच्छेद 79 इसमें क्या दे रखा है? तो संसद का गठन, अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का उल्लेख किया गया है। संसद का गठन किस अनुच्छेद में? 79 में। तो संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे। संघ के लिए संघ
के लिए एक संसद होगी, संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे। दो सदन होंगे जिन्हें राज्यों की परिषद राज्यसभा तो संसद का गठन किसमें है? 79 में है। इसमें कहा गया है संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे। एक राष्ट्रपति होगा और 2 सदन उसके होंगे जिन्हें राज्यों की परिषद राज्यसभा और लोगों का सदन लोकसभा कहा जाएगा। जिन्हें राज्यों की परिषद राज्यसभा और लोगों की सभा लोकसभा कहा जाएगा। अब जो राष्ट्रपति है संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। भाई इसमें जो तुम्हारी संसद है इसमें राष्ट्रपति भी तो है और साथ साथ में लोकसभा राज्यसभा भी है। तो राष्ट्रपति जो है संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। जब आप राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो उसमें कहा जाता है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा या सदस्यता नहीं ग्रहण करेगा। अगर होगी तो जैसे राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा तुरंत उसकी सदस्यता यानी वो पद रिक्त माना जाएगा। तो राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और ना ही वह संसद में बैठता है। फिर भी राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। क्यों? भाई ना वो बैठता है संसद में और ना उस सदन का जो है सदस्य होता है, तो फिर क्यों वो अभिन्न अंग माना जाता है? तो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक जब तक विधि नहीं बनता है, जब तक विधि नहीं बनता है तब तक विधि नहीं बनता है जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता है। तो यही इसीलिए वो अभिन्न अंग हो जाता है, क्योंकि संसद के दोनों सदन तो पारित कर दिए विधेयक, लेकिन विधि तभी बनेगा जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेगा या उसे पारित करेगा। इसके कारण वो क्या हो जाता है? अभिन्न अंग हो जाता है। और भी सत्रों को आहूत करना, सत्रावसान करना, ये सब काम कौन करता है? राष्ट्रपति। इसलिए वो क्या हो जाता है? संसद का अभिन्न अंग हो जाता है। तो लिख लेते हैं, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का तो क्वेश्चन के साथ इसी में आंसर है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो इससे यहाँ यह भी पता चलता है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ना ही वह संसद में बैठता है, ना ही वह संसद में बैठता है, ना ही वो संसद में बैठता है। फिर भी राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, फिर भी राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, फिर भी राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा संसद के
दोनों सदनों के द्वारा क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक विधि नहीं बनता है, तब तक विधि नहीं बनता है, जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं दे देता, जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं दे देता है, जब तक उसको पारित नहीं करेगा या हस्ताक्षर नहीं करेगा तब तक वो विधेयक विधि नहीं बनेगा। अब संसद राज्यसभा इधर होगा, लोकसभा ये उच्च सदन है, ये निम्न सदन है। साथ साथ में राष्ट्रपति, ये तुम्हारी कंप्लीट हुई। अब भारतीय संविधान अमेरिका के स्थान पर ब्रिटेन की पद्धति अपनाई गई। जो भारतीय संविधान है उसमें अमेरिका के स्थान पर किसकी पद्धति अपनाई गई? ब्रिटेन की पद्धति। यानी संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन की संसद में जो ताज होता है, ताज का मतलब राजा या रानी, प्रमुख, तो उसमें ब्रिटेन की संसद में ताज राजा हो या रानी, ताज का मतलब राजा या रानी, तो उससे और फिर उसके बाद हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन, यह होती है ब्रिटेन की संसद। तो लिख लेते हैं, भारतीय संविधान अमेरिका के स्थान पर, भारतीय संविधान अमेरिका के स्थान, भारतीय संविधान अमेरिका के स्थान भारतीय संविधान अमेरिका के स्थान पर ब्रिटेन, भारतीय संविधान अमेरिका के स्थान पर ब्रिटेन की पद्धति को अपनाया, संविधान में लिख लो यहाँ पे, भारतीय संविधान में अमेरिका के स्थान पर ब्रिटेन की पद्धति को अपनाया गया है। किसको अपनाया गया? ब्रिटेन की पद्धति को अपनाया गया है या ब्रिटेन से लिया गया है। तो ब्रिटेन की संसद, अब ब्रिटेन की संसद देखिए, ब्रिटेन की संसद इसमें हाउस ऑफ लॉर्ड
हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड ऊपरी सदन होता है या उच्च सदन, ऊपरी सदन। और हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स ये निम्न सदन होता है। तो ब्रिटेन की संसद ताज, जहाँ यहाँ राष्ट्रपति था तो वहाँ ताज का मतलब राजा या रानी, ये होती है ब्रिटेन की संसद। अब उसके बाद अमेरिका में विधानमंडल, तो जो अमेरिका है, अमेरिका तो अमेरिका में विधानमंडल को, अमेरिका को भी देख लेते हैं। अमेरिका में विधान मंडल को, अमेरिका में विधानमंडल को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। यानी कह सकते हो जो वहाँ की संसद है उसका नाम क्या है, कांग्रेस है। तो लिखेंगे यहाँ पे कांग्रेस यानी संसद। अब इसके दो हो जाएंगे, कौन से, सीनेट, सीनेट ये होता है ऊपरी सदन, सदन। और उसके बाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव या इसको कहते हैं निचला सदन, तो लिख लो निचला सदन, ये हो गया निचला सदन। तो जो सरकार की संसदीय पद्धति होती है इसमें विधायी और कार्यकारी अंगों को परस्पर निर्भरता पर जोर दिया जाता है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे पर निर्भर हैं, विधायी अंग और कार्यकारी अंग जो होते हैं। और हमारे यहाँ जो संसद में है राष्ट्रपति, ब्रिटेन की संसद में ताज राजा की तरह होता है। हमारे यहाँ जो संसद में राष्ट्रपति है वो किसकी तरह होता है, जो ब्रिटेन में राजा होता है या रानी होती है उसी की तरह होता है। राष्ट्रपति पद्धति वाली सरकार में विधायी और कार्यकारी अंगों को अलग अलग करने पर जोर दिया जाता है, यानी विधायी अंग अलग और कार्य करने वाले अंग अलग रहते हैं। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति कांग्रेस का घटक नहीं होता है या नहीं माना जाता है। तो वहाँ का जो राष्ट्रपति होता है वो उसका कांग्रेस का यानी संसद का घटक नहीं माना जाता, हिस्सा नहीं माना जाता है। तो यहाँ से पता चला कि सरकार की जो संसदीय पद्धति होती है उसमें विधायी और कार्यकारी अंग एक दूसरे पर ये निर्भर रहते हैं, इसलिए यहाँ पे राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। तो लिख लेते हैं, सरकार की संसदीय पद्धति में, सरकार की संसदीय पद्धति, सरकार की संसदीय पद्धति में विधायी और कार्यकारी, विधायी और कार्यकारी अंगों में परस्पर, अंगों में परस्पर, अंगों में परस्पर निर्भरता पर जोर दिया जाता है, पर
जोर दिया जाता है, जोर दिया जाता है। हमारे यहाँ संसद में, हमारे यहाँ संसद में, हमारे यहाँ संसद में राष्ट्रपति ब्रिटेन की तरह, ब्रिटेन की संसद में राष्ट्रपति ब्रिटेन की संसद में ताज राजा या रानी की तरह होता है। राष्ट्रपति पद्धति वाली सरकार में, राष्ट्रपति पद्धति वाली सरकार में, ये थी संसदीय व्यवस्था वाली सरकार की बात। और इससे ये भी पता चलता है कि जो है राष्ट्रपति क्यों अभिन्न अंग होता है। और राष्ट्रपति पद्धति वाली सरकार में विधायी और कार्यकारी अंगों को अलग अलग करने पर जोर दिया जाता है। विधायी सरकार में विधायी और कार्यकारी अंगों को अलग करने पर जोर दिया जाता है, जोर दिया जाता है। इसलिए अमेरिका राष्ट्रपति कांग्रेस का घटक नहीं माना जाता। इसलिए अमेरिका का राष्ट्रपति कांग्रेस, यानी वहाँ की संसद कांग्रेस का घटक हिस्सा नहीं माना जाता है। अब 1954 में राज्य परिषद एवं जनता का सदन, 1954 में राज्य परिषद एवं राज्य परिषद एवं जनता का सदन के स्थान पर, जनता के सदन के स्थान पर, जनता के सदन के स्थान पर क्रमशः राज्यसभा, क्रमशः राज्यसभा एवं लोकसभा शब्द अपनाए गए। तो 1954 में राज्य परिषद पहले था राज्य परिषद
और दूसरा सदन था जनता का सदन, कि उसके स्थान पर क्रमशः राज्यसभा यानी राज्यसभा को राज्य परिषद पहले कहते थे 1954 के, और जो तुम्हारा जनता का सदन था उसको लोकसभा कहते थे, लोकसभा को जनता का सदन कहते थे। कब? 1954 के पहले। लेकिन 1954 में इन दोनों को बदलकर क्या नाम रखा गया? राज्य परिषद का राज्यसभा हो गया और जनता का सदन को लोकसभा कहा जाने लगा। संसदीय जो प्रणाली होती है सरकार को वेस्ट मिनिस्टर मॉडल कहा जाता है। संसदीय प्रणाली जो होती है उसको वेस्ट मिनिस्टर मॉडल कहा जाता है। तो लिख लेते हैं संसदीय प्रणाली को सरकार का वेस्ट मिनिस्टर मॉडल कहा जाता है। अब ये वेस्ट मिनिस्टर मॉडल कहाँ है? वेस्ट मिनिस्टर कौन होता है, क्यों यूज किया गया संसदीय प्रणाली के लिए? तो वेस्ट मिनिस्टर जो था लंदन में एक स्थान है। वेस्ट मिनिस्टर कहाँ है? लंदन में एक स्थान है जहाँ पर ब्रिटिश सांसद स्थित है। जहाँ पर ब्रिटेन की संसद है उसको, उस एरिया को, स्थान को क्या कहते हैं? वेस्ट मिनिस्टर। इसे ही ब्रिटिश संसद के चिन्ह रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी उससे संदर्भित करने के लिए वेस्ट मिनिस्टर शब्द यूज किया जाता है। ठीक, तो वेस्ट मिनिस्टर लंदन में एक स्थान है जहां ब्रिटिश सांसद स्थित है। संसद स्थित है जहां ब्रिटिश सांसद स्थित है। इसे ब्रिटिश संसद के, यानी वेस्ट मिनिस्टर को, इससे ब्रिटिश संसद के चिन्ह, ब्रिटिश संसद के चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है। चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये आज संसद के बारे में था। अब इसके आगे के अनुच्छेदों को हम अगली क्लास में कवर करेंगे।